वीडियो में आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी शॉर्ट टाइम बचाने का हम तरीका, यानी उस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सब देखेंगे। जो भी क्वेश्चन देखेंगे एकदम शॉर्ट में बनाना है, सिर्फ ऑप्शन देख के बना दे कि क्या होगा, उस चीज को हम देखेंगे। उसके बाद इसमें बहुत सारा चीज का डिस्कशन भी किए हैं। तो सबसे पहले जो पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो अगर आपके पास टाइम है तो देख लीजिए, और नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए इसको, क्योंकि पिछले जो पढ़ाए हैं उसका कुछ क्वेश्चन बचा हुआ रह गया था, तो हमने तो सोच लिया है कि आपका फुल प्रिपरेशन करवा देना। तो हमने उस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम पढ़ाएंगे आपको टॉर्क पढ़ाएंगे, और भी बहुत सारा चीज़ है इसमें जो हम बताएंगे। टोटल मोमेंट जो रोटेशन जो है उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे कह रहा है देखिए कि एक राइट एंगल ट्रिंगल है, एक राइट एंगल ट्रिंगल है, उसमें हमको क्या बताना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके क्रॉस ज्यादा होगा, कम होगा, ऑर्डर बताना है। देखिए बहुत लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, और कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए इसके अबाउट बोल रहा है तो इसको I2 नाम दिया, इसके अबाउट बोल रहा है तो I1 नाम दिया, इसके अबाउट बोल रहा है तो इसको I3 नाम दिया। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि किस एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, किस एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है md², यानी डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। चलिए आप देख रहे हैं I1 के अबाउट, I1 जो देख रहे हैं I1 के अबाउट इतना लेंथ तक ले डिस्ट्रीब्यूट है। हो सकता है कि ये 4 हो, ये 3 है, ये 5 हो, मतलब यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ तक देख रहे हैं इसके अबाउट डिस्ट्रीब्यूट। तो यानी देख रहे हैं I1 में और I2 में देखा जाए, I1 के अबाउट इतना तक, देखिए मास कितना दूर तक ले बांटा हुआ है, यहाँ तक बांटा हुआ है, यहाँ तक बांटा हुआ है। लेकिन अगर I2 के क्रॉस देखा जाए तो बहुत कम दूर तक है। ये दूरी जब आप इस दूरी को कंपेयर कीजिए और इस दूरी को कंपेयर कीजिए, सबसे ज्यादा दूरी ए वाला, मतलब ए वाला दिख रहा है, यानी I1 के अबाउट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इससे I1 से बहुत दूर तक ले मास बांटा हुआ। यानी I1 और I2 में देखा जाए तो I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 से ज्यादा होगा। अब 3 में देख रहे हैं, 3 के अबाउट जब देख रहे हैं, 3 के अबाउट तो मास इतना ही दूर तक डिस्ट्रीब्यूट है, मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है, यहीं तक डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब क्या हो गया कि सबसे कम होगा I3। यानी आप इस तरह से, मतलब I1 में है, इसके लिए मास का डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे दूर है। देखिए इसने समझिए कि हिंदी में हम लिख दिए एटम के परमाणु वाला, हिंदी नहीं लिख दिए, इसी चीज को अपने लैंग्वेज में लिख दिए। इसके लिए मास का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा I1 के लिए, ठीक है। अगर वही देख रहे हैं, मतलब आप समझ चुके होइएगा कि I1 में हम क्या बोल रहे हैं, कि I1 में जो आप देख रहे हैं कि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत दूर तक है, यहाँ तक है, इसके बाद पूछ रहे हैं। लेकिन वही I2 का देख रहे हैं तो बस इतना ही तक डिस्ट्रीब्यूट है, वही I3 का देख रहे हैं तो मात्र इतना ही तक डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये बोला I3 के लिए मास का डिस्ट्रीब्यूशन पास पास है, तो जितना पास पास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही कम होगा। चलिए इस पे हम एक जेईई मेंस का क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं हमसे बोला है कि जो दे दिया हुआ इस तरह से ट्रिंगल, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसके अबाउट I3 है और इसके अबाउट I2 है। हमको बताना है किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। I1 के क्रॉस अगर देख रहे हैं तो मास मैक्सिमम कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है, 3 मीटर तक। वही अगर I3 के क्रॉस देख रहे हैं तो मास कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है, 4 मीटर तक। तो जिसके क्रॉस ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना दूर तक डिस्ट्रीब्यूट होगा मास, मतलब जितना दूर दूर तक होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो ये फिक्स है, I3 ग्रेटर देन I1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया। आपको ऑलरेडी ये पता है, ठीक है। पहला बोला I1 ग्रेटर देन I2, I1 ग्रेटर देन I2, तो I1 तो है 3 तक डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ तक दिख रहा है। ये वाला जब निकालिएगा तो ये आपको पता चल ही जाएगा क्या होगा। तो बस डायरेक्ट सिंगल करेक्ट था, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रेक्टेंगुलर प्लेट है, आपको इसके अबाउट पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तीनों में से ऑर्डर बताना है। तो आप खुद सोचिए कि किसके अबाउट सबसे ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूट है। तो देख रहे हैं कि इस रेक्टेंगुलर में देख रहे हैं कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूट इसके अबाउट देखा जाए तो बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूट है, बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब आप देख रहे हैं कि जो 3 के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह ज्यादा होगा। इस एक्सिस के लिए मास सबसे ज्यादा दूर तक जाएगा, यानी I3 होगा ज्यादा, हो गया। अब इसके अबाउट जब देख रहे हैं, इसके अबाउट तो देखिए इससे तो कम ही ना होगा, इसके अबाउट I1 है, तो फिक्स है कि I3 जो होगा I1 से बड़ा होगा। अब I2 देखा जाए, I2 तो देखिए I2 में भी मास यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है, यानी ये फिक्स है कि I2 में जो देख रहे हैं कि मास जो देख रहे हैं यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है, परपेंडिकुलर यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है। इस तरह से आप देखिए ये फिक्स है कि I3 के बाद कौन सा होगा, I2 होगा, उसके बाद I1 होगा। क्योंकि इसके और जब देख रहे हैं तो मास थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट है I2 से ज्यादा, मतलब I3 से थोड़ा सा ही कम है। ये है I3 का डिस्टेंस, ये आपका I1 का डिस्टेंस हो गया।
ये हो गया डिस्टेंस आपका I2 का हो गया, ये वाला क्या हो गया I3 का, ये हो गया I3 का डिस्टेंस, और ये हो गया I1 का डिस्टेंस। ये कौन सा हो गया I1 का डिस्टेंस हो गया, और ये जो दूरी दिख रहे हैं ये दूरी ये हो गया I2 का। यानी एक बार और क्लियर करते हैं आपको क्या कहना हम चाह रहे हैं इस चीज को। देखिए अगर मान लीजिए ये रॉड है, सपोज कीजिए कि जो आपका रेक्टेंगुलर है, तो हम पूछे इसके अबाउट बताइए, तो इसके अबाउट तो देख रहे थे इतना दूर तक मास डिस्ट्रीब्यूट है, ये इसके अबाउट I3 है। अगर हम इसके अबाउट पूछ रहे हैं तो मास इतना दूर तक डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये जो डिस्टेंस देखा जाए x3 देखा जाए x1 देखा जाए, तो x3 ज्यादा है x1 से, यानी I3 ज्यादा होगा I1 से। अब इसके अबाउट जो देख रहे हैं वो क्या है I2 है, इसके बाद क्या है I2। तो इसमें जो दूरी देखिएगा परपेंडिकुलर ये जो देख रहे हैं, ये जो दूरी जो होगा ये दूरी फिक्स है कि x2 जो होगा वो x1 से ज्यादा होगा, कि x1 इतना छोटा है और ये x2 इतना बड़ा है, यानी क्या हो गया, यानी I1 से ज्यादा I2 होगा। तो ऑर्डर क्या लिखिएगा I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, यानी देख रहे हैं इस तरह से आप लिख सकते हैं। हमको लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो इस टाइप के वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं एक टाइपिंग वाला लिख रहा हूँ 100 और एक ये लिख रहा हूँ पेज पे लिख रहा हूँ 2, दोनों में आप देखिएगा कि पेज पे लिख रहे हो अगर बेटर लग रहा है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग किया हूँ। आपको जो भी आपको चाहिए वो आप जरूर लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी टाइप का लाऊंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो या जो भी हो, आपको किसी तरह का लगे तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपके बातों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर पूरा करूंगा। चलिए देखें, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमको एग्जाम में क्रैक करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय रहते हैं, उसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 मासेज अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। हमको क्या करना है कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2 मासेज अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। मान लीजिए मास यहाँ पे है और एक मास यहाँ पे है, एक मास m1 है और एक मास m2 है, और इसके सेंटर यहाँ से दूरी r1 है, यहाँ से दूरी r2 है, और ये पूरा दूरी है यहाँ से ये r है। मतलब सपोज कीजिए कि ये जो सेंटर ऑफ मास का दूरी पहिलका से जो है वो r1 है और दूसरका से क्या है r2 है। इसको आप सॉल्व करके r1 r2 निकाल लीजिएगा। अगर आपको पूछ दें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो लिख दीजिएगा दोनों मास का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों मास का सम इनटू उसके बीच के दूरी के स्क्वायर। डायरेक्ट एक शॉर्टकट आपको ट्रिक बता दिए, दोनों मास का प्रोडक्ट बाय दोनों मास का सम इनटू r के स्क्वायर। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिएगा, दोनों मास का प्रोडक्ट बाय दोनों मास का सम बाय r स्क्वायर। क्योंकि देखिए सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक इक्वेशन r1 प्लस r2 इक्वल टू r है, और हम लोग जानते हैं कि m1 r1 इक्वल टू m2 r2 इस तरह से निकाल के अब फिर हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे याद रख लेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है आपका। देखिए अब हम क्या करते हैं, जितना भी पैरेलल थ्योरम पढ़े हैं उसको लगाकर उसका हम यूज करते हैं। कह रहा है कि रिंग का हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr स्क्वायर, आप जानते हैं। अगर उसी को डायमीटर के अबाउट पूछ दे, डायमीटर मतलब उसके पैरेलल, मतलब जो सेंटर से पास होगा लेकिन पैरेलल टू द प्लेन, तो क्या हो जाता है उसके आधा हो जाता है। क्या हो जाता है आधा, ऑलरेडी याद रख लेना है। मतलब परपेंडिकुलर थ्योरम निकाल के हम लोग ऑलरेडी निकाले थे, उसका क्या हो गया आधा हो गया। अगर वही टेंजेंट के अबाउट पूछ दे, मतलब इसके अबाउट पूछ दे, तो हम लोग इसके अबाउट, तो इसके अबाउट आप जान रहे हैं कितना होता है mr स्क्वायर बाई 2, और प्लस में यहाँ से कितना दूरी है r, तो क्या करेंगे r स्क्वायर जोड़ देंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिए। हम लोग जानते हैं कि I जो भी सेंटर के मतलब पैरेलली प्लस md स्क्वायर लगा दिए। इसके अबाउट हम डायमीटर के अबाउट लिख दिए mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, यानी 3mr स्क्वायर हो गया, 3/2 mr स्क्वायर हो गया। सेम उसी तरह से अगर टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोल दें तो कैसे निकालेंगे, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोल दे तब। तो देखिए हम इस सेंटर के अबाउट और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इसके अबाउट जानते हैं रिंग का कितना होता है mr स्क्वायर, और ये दूरी कितना है r, तो इसमें जोड़ देंगे कितना mr स्क्वायर, यानी कितना हो गया 2mr स्क्वायर। मतलब क्या हो गया कि आप इसके अबाउट जानते हैं, इसके अबाउट निकालना है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और ये भी क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो हम लोग क्या करेंगे आराम से इसमें निकाल लेंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना। तो बच्चे अब देखते हैं हम लोग डिस्क का, डिस्क क्या I इक्वल टू mr स्क्वायर, आप लोग जानते हैं किसके अबाउट होता है, उसके सेंटर के अबाउट कितना होता है I इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, ये होता है डिस्क का सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर आपसे पूछ दे इसी के पैरेलली, मतलब यहाँ देखिए इसके पैरेलली इस पूछ दे और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो अब क्या कीजिएगा, तो हम लोग लगा देंगे पैरेलल थ्योरम ICM प्लस md स्क्वायर। तो यहाँ पे रख देंगे इसको, और यहाँ से कितना दूरी पे r, तो क्या लगा देंगे
एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर यानी 3/2 एम आर स्क्वायर। अगर इसी में डायमीटर के अबाउट पूछता, हम डायमीटर मतलब जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा उसके क्या कर देना है, आधा कर देना है, यानी एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अगर इसी के टेंजेंट के अबाउट पूछता है तो एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर यानी 5/4 एम आर स्क्वायर। इस तरह से हम क्या करेंगे, हर एक को याद कर लेंगे, शॉर्ट नोट बना लेंगे, दीवार पर चिपका देंगे और पढ़ते रहेंगे। अब हम समझते हैं टॉर्क, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है टॉर्क। देखिए टॉर्क होते क्या हैं, देखिए टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। पहले ऐसे ही समझिए, उसके बाद आपको ऐसा समझाएंगे कि फिर कभी भूलिएगा भी नहीं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। जैसे लीनियर मोशन में फोर्स था उसी तरह से यहाँ पे टॉर्क हो गया, यानी टॉर्क हो गया क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। पहले समझिएगा कि इसको बोलते किसको है। यदि मान लीजिए हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं, मतलब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट माने नॉट है, इस नॉट को आप खोलते हैं, कैसे, तो आप लगाते हैं इसमें रिंच, इसमें लगा देते हैं रिंच। अब उस रिंच को आप पकड़ कर खोलते हैं, मतलब इस पे लगाते हैं क्या, आप फोर्स लगाते हैं। तब फोर्स आप ऐसे लगाते हैं, तो जैसे ही फोर्स लगाइएगा तो ये जो नॉट है वो क्या होगा, इस तरह से रोटेट कर जाएगा, यानी रोटेट कर जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। यानी यदि किसी बॉडी पर फोर्स लगे और वह बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जाए, यदि किसी बॉडी पे फोर्स लगे वो किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करना चाहे, तो हम कहते हैं कि इस बॉडी पर टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है, टॉर्क। चापाकल में ही देखते हैं कि चापाकल में क्या होता है कि इस तरह से हैंडल लगा रहता है ऐसे, और यहाँ पे आप लगाते हैं फोर्स, यहाँ पे आप फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से जो भी है पानी यहाँ से निकलता है, तो यहाँ इसके अबाउट क्या होता है, टर्न होता है, इसके अबाउट क्या होता है, रोटेट, यानी टर्न हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। अब देखिए टॉर्क समझ गए आपके क्या होता है। मान लीजिए कि आप एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल से भी समझें, इस एग्जाम्पल से समझिए। जैसे यहाँ पे एक क्या आपका गेट है, इस तरह से देख रहे हैं, ये आपका गेट है, इसको अच्छे से समझिएगा, इसको हम समझाते हैं। ये मान लीजिए ये आपका चौखट हो गया और इससे एक गेट लगा हुआ, यानी दरवाजा आपका डोर है। आप लगाते हैं यहाँ पे फोर्स, मान लीजिए यहाँ पे आप क्या किए, हैंडल पे लगाए फोर्स, तो आप जैसे ही फोर्स पे लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ये आपका जो गेट के जो दरवाजा है वो रोटेट कर जाता है, यानी टर्न कर जाता है, यानी टर्न कर जाता है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे टॉर्क लग रहा है। अभी जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे हिंज है, एक रॉड है, आप यहाँ पे फोर्स लगाएं तो ये भी क्या हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, टॉर्क लग रहा है। तो जो भी देख रहे हैं सब क्या है, टर्न, नॉट उट बोल्ट खोलते हैं, ये सब जो देख रहे हैं सब में जो फोर्स लगाते हैं सब क्या है, टॉर्क, यानी टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क। जब किसी भी चीज को हम लोग फोर्स लगाते हैं वो रोटेट करता है, यानी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, टॉर्क बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, टॉर्क। ऑलरेडी आपको हम बताए हैं कि टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क होता है, तो इसको समझिए। तो टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड क्या बोले हैं, टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क, इसको याद कर लीजिएगा एकदम। देखिए अब टॉर्क जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्यों होता है, बस थोड़ा ही देर में बताते हैं। देखिए अब ये जो टर्निंग इफेक्ट होगा, मतलब टॉर्क जो देख रहे हैं वो टॉर्क डिपेंड किस पे करेगा, टॉर्क डिपेंड किस पे करेगा, इस चीज को मेन समझना है हमें। पहले टॉर्क डिपेंड किस पे करेगा, मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये नॉट वाला है। जैसे मान लीजिए कि इस नॉट को आपको खोलना है, आप इसमें लगा दिए रिंच, आप लगा दिए क्या, इसमें रिंच लगा दिए, इस तरह से आप क्या किए, रिंच लगा दिए।
अब इस नॉट को आप खोलना स्टार्ट कर दिए। इस तरह से आप रेंच लगा के और इसको आप खोल रहे हैं, इस तरह से रेंच लगा के खोल रहे हैं। अब कोई आदमी यहाँ पे फोर्स लगा रहा है और कोई आदमी यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए F1 यहाँ लगा रहा है, F2 यहाँ लगा रहा है, तो सबसे ज़्यादा टर्निंग कहाँ पे लगाएगा तो फोर्स होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही लगाएगा फोर्स तो आसानी से क्या हो जाएगा, ये टर्न कर जाएगा, मतलब ये नच जाएगा इस तरह से, यानी आसानी से क्या होगा, इस तरह से नच जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब जिस पॉइंट से रोटेट करना चाह रहा है वहाँ से आप कितना दूर पे लगा रहे हैं। यानी जो टॉर्क होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा कि कितना दूर, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है वहाँ से डिस्टेंस कितना है। यानी टॉर्क जो है आपका, टॉर्क पहला तो हम देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे। अब मान लीजिए कि कौन कितना फोर्स लगाए, मानिए 10 न्यूटन फोर्स लगा और 100 न्यूटन लगाएगा, तो पहला तो देख रहे हैं फोर्स पे डिपेंड करेगा, दूसरा देख रहे हैं उसके पोजीशन पे, पोजीशन वेक्टर पे कि जिसके अबाउट रोटेट करा वहां से पोजीशन क्या है, तीसरा एंगल पे यानी थीटा पे। थीटा किसके बीच में एंगल है, आर एंड एफ के बीच का जो एंगल होगा उसके एंगल पे। समझाते हैं आपको क्लियर से, यानी यहीं पे देख रहे हैं तो टॉर्क जो है वो एफ पे तो डिपेंड करेगा ही, जितना ज़्यादा फोर्स लगाइएगा उतना ही आसानी से रोटेट करेगा। ये आर दूरी जितना दूर होगा उतना ही टॉर्क ज़्यादा होगा। अगर यहाँ कोई फोर्स लगाएगा तो कम टर्न करेगा, वही एंगल पे डिपेंड करेगा। कोई आदमी मान लीजिए ऐसे खींच रहा है और कोई आदमी ऐसे धक्का दे रहा है, तो इस केस में तो रोटेट नहीं करेगा, मतलब ये पोजीशन वेक्टर इधर है और फोर्स भी इधर है, क्या उस पर तो डिपेंड करेगा नहीं। तो यानी टॉर्क जो है वो आर पे भी डिपेंड कर रहा है, ए पे भी डिपेंड कर रहा है और थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। एक और बढ़िया एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। इस डोर वाला एग्जाम्पल देखिएगा कि अगर हैंडल कहाँ लगाना ठीक होगा, आप खुद हमको बताइएगा। जैसे मान लीजिए दरवाजा का चौखट है और ये दरवाजा है, कोई क्या किया कि यहाँ पे हैंडल लगा रहा है, कोई यहाँ लगा रहा है, कोई यहाँ लगा रहा है। तो बताइए कि आप यहाँ फोर्स लगाते हैं तो अब आसानी से टर्न करता है कि यहाँ लगाते हैं तब, कि यहाँ लगाते हैं तब। तो आपको लग भी रहा है कि यहाँ जब लगाइएगा तो टर्न क्या होगा, ज़्यादा जल्दी होगा। मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस देख रहे हैं, डिस्टेंस R1 मान लीजिए, यहाँ से R2 मान लीजिए, यहाँ से मान लीजिए R3, तो R1 जो है वो सबसे ज़्यादा है R2 से भी और R3 से। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना दूर पे, मतलब जिसके अबाउट रोटेट करना चाहेगा उसे जितना दूर पे फोर्स लगाएंगे उतना ही क्या होगा, टॉर्क ज़्यादा होगा, यानी टॉर्क उतना ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि पोजीशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए अगर अभी भी क्लियर नहीं तो देखिए हैंडल कहाँ ठीक लगाना ठीक रहेगा। तो देखिए टॉर्क ज़्यादा तभी होगा जब आर क्या हो, ज़्यादा हो। रोटेट करना आसान होगा जब डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, यानी आर का वैल्यू बढ़ेगा। हैंडल यहाँ लगाना ही ठीक रहेगा, ठीक होगा, ताकि टॉर्क ज़्यादा मिले। इस तरह से बहुत अच्छा क्लियर कर दिए, अपना लैंग्वेज में लिखा हुआ है। प्लीज़ शॉर्ट नोट बनाते चलें, स्क्रीनशॉट मार लें, क्योंकि जेईई मेंस अगर मेरे वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा तो फिक्स है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर आइएगा। तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला होगा एक्चुअल में क्या, मान लीजिए कि जैसे इसके अबाउट हिंज है, यहाँ थीटा है, ये पोजीशन वेक्टर आर है और फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे एफ। तो देखिए इस पोजीशन वेक्टर आर एफ के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं टेल मिलता है तभी एंगल बनता है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, यानी ये आर हो गया, ये थीटा, तो भी क्या होगा थीटा। तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, याद रखना है आर क्रॉस एफ, यानी लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा, यानी इस तरह से लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। और एफ आर साइन थीटा, आर साइन थीटा का मतलब हो गया कि अगर आर है तो इसका ये जो होगा डिस्टेंस, यही क्या हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। मतलब ये भी लिख सकते हैं टॉर्क का फॉर्मूला कि टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। देखिए चापाकल में देखते हुइएगा, सरकारी चापाकल जो रहता है उस सरकारी चापाकल में देखते हुइएगा, आप इस चीज़ को फील करते हुइएगा
कि जो हैंडल होता है बहुत बड़ा होता है। तो बहुत बड़ा हैंडल आता है तो देखिएगा उस पर थोड़ा सा ही फोर्स लगाते हैं तो पानी क्या हो जाता है, निकल जाता है। मतलब क्या है कि इसका लेंथ बहुत बड़ा है। यानी टॉर्क में हम लोग देख लिए RF sin थीटा। अगर R का वैल्यू बढ़ा दीजिएगा तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फोर्स थोड़ा कम ही लगाइएगा तो काम चल जाएगा। रिंचे उंच में देखते हैं, रिंच उंच के केस में जब आप देखते होइएगा, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को खोलना है, ट्रक में ही चक्का को जब खोलता है तो देखिए कि रिंच से जब छोटका रिंच से न खुलता है तो बड़का एगो रॉड लगा देता है, इसमें लगा के एगो रॉड लगा देता है, उस पर चढ़ जाता है। उससे क्या होगा कि लेंथ बढ़ गया। लेंथ बढ़ने से क्या हो गया कि टॉर्क बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ने से क्या हो जाएगा, टॉर्क बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ जाएगा, आसानी से रोटेट कर जाएगा। तो आप लोग को टॉर्क क्लियर हो गया। चलिए अब इसको हम क्या इसके आगे देखते हैं। तो टॉर्क जो होता है कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्यों है, अब आपको क्लियर बिल्कुल हो गया होगा कि वेक्टर क्यों है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका नेचर जो होता है कैसा, रोटेट करता है। अगर क्लॉकवाइज करेगा तो जो अपन हो जाएगा टॉर्क का नेगेटिव। यहाँ पर देख रहे हैं कि इफ नेचर ऑफ फोर्स इज रोटेट क्लॉकवाइज देन द टॉर्क इज नेगेटिव एंड इफ द रोटेट इज एंटी क्लॉकवाइज देन टॉर्क इज पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज ऐसे नचेगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और एंटी क्लॉक नचेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए ये टॉर्क इज इक्वल टू RF पर है। ये हो गया डिस्टेंस, अब फोर्स हो गया न्यूटन, तो न्यूटन मीटर हो गया, न्यूटन मीटर। दूसरा ये वाला फार्मूला हम लोग देखेंगे शॉर्टकट में, हम सबका एक साथ ही आपको ऐसे कंपेयर करेंगे हम लोग लीनियर मोशन और रोटेशनल को कि सारा का सारा फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ऐसे आपको चलिए हम ये जो लिखा हुआ इस चीज़ को भी याद अभी ही करवा देते हैं। जैसे देखिए हमको वहाँ पे फोर्स क्या पढ़ते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास हो गया, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ टॉर्क क्या हो जाएगा, F के जगह पे वहाँ जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास था, उसी तरह से यहाँ पे क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। सेम उसी तरह से टॉर्क में क्या हो जाएगा आपका, मास की जगह पे I और A की जगह पे अल्फा, यानी क्या हो जाएगा I अल्फा। इस तरह से लिख सकते हैं। सब देखेंगे हम एक साथ कंपेयर करेंगे सबको। ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं रहता है। जैसे यहीं पे देख रहे हैं आप 2020 में मेडिकल में पूछे गए क्वेश्चन है टॉर्क पे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है फाइंड द टॉर्क, क्या निकालना है हमको, टॉर्क किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। व्हेन द फोर्स इज इतना एक्ट द पार्टिकल ऑन पोजीशन वेक्टर इतना, मतलब R दे दिया हुआ है कितना 2k कैप और फोर्स दे दिया है क्या 3j कैप। हम टॉर्क का फॉर्मूला पढ़े हैं R क्रॉस F होता है। अब जैसे ही क्या कीजिएगा 2 कैप क्रॉस 3j कैप लिखिएगा, मतलब 3 दूना 6 यानी 6 तो आएगा, लेकिन k क्रॉस j है। तो k क्रॉस j क्या होता है हम लोग जानते हैं, I क्रॉस j k होता है, लेकिन k क्रॉस j बोला उल्टा तो माइनस क्या हो जाएगा 6i कैप, यानी हो जाएगा ऑप्शन C इज करेक्ट। ये था, 1 मिनट भी नहीं लगा, बन गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिपीट करने का ज़्यादा चांस है। देखिए क्योंकि 18 में ये पूछे थे, 18 में इस टाइप के पूछे थे, 20 वाला भी देखिए लिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि बताइए मोमेंट ऑफ फोर्स दे दिया है, फोर्स दे दिया हुआ और इसका इनिशियल पोजीशन दे दिया है अबाउट ए पॉइंट इतना, मतलब फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट पे, वो पॉइंट दे दिया है 0, -3, इस तरह से हो गया। अबाउट ए पॉइंट इतना इज गिवन है, हमको टॉर्क बताना है किसी पॉइंट के अबाउट। कह रहा है कि फोर्स एक्ट इतना हो रहा है अबाउट ए पॉइंट इतना, तो बताना है कि टॉर्क क्या होगा। तो पहले सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालिए। तो पोजीशन वेक्टर निकालिएगा तो क्या होगा, 2 में से 2 गया 0, 0i कैप, 2 0 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 2k कैप, यानी 2j कैप, और ये गया तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ k कैप। इस तरह से हम लोग लिख। तो चलिए हमको अब क्या निकालना है, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं R क्रॉस F होता है। तो ये R क्रॉस F कैसे निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, I J K पहले लिख देते हैं। R क्रॉस F है तो मतलब R का पहले पोजीशन वेक्टर बैठा देंगे, I के बगल वाला को I में, J के बगल वाला को J में और K के बगल वाला को K में। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे, K में -2। फिर फोर्स का रख देंगे, I के बगल में कितना है 4, J के बगल में 5 और K के बगल में -6। यहाँ पे हो गया आपका 1 है, यहाँ पे क्या है 1 -1। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे।
सॉल्व कीजिएगा तो आई जैसे ऐसे छोड़िए, ये आई को छोड़ेंगे तो इस लाइन को छोड़ देंगे, इससे मल्टीप्लाई करें 6 गुने 2 माइनस ऑफ 12। इसको जब इससे कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका इससे कीजिएगा तो क्या जाएगा माइनस ऑफ 5, अब माइनस में लिखते हैं तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये वाला लिखाता है प्लस माइनस ऑफ प्लस तो माइनस ऑफ जे। अब इसको लिखिएगा तो इसको छोड़ दीजिए, इससे मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 0, और इसका हो गया -4 और माइनस माइनस प्लस के कैप, तो इसको लिखिएगा तो क्या आ जाएगा 5 गुने 0 यहाँ जाएगा माइनस ऑफ 8, यहाँ से हो जाएगा आपका 7 आई कैप माइनस ऑफ 4 जे कैप और माइनस ऑफ 8 के कैप, यानी ऑप्शन जो दिख रहा है डी इज करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन को देख लिए। हम नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मतलब फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम हो सकता है कि ट्रांसलेशनल भी हो या रोटेशनल भी। तो अगर बोल दे कि टोटल फोर्स अगर 0 है तो हम लोग जानते हैं कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, फॉर ट्रांसलेशनल के लिए, किसके लिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हो गया। अगर आपसे बोल दे कि टोटल जो टॉर्क है वह 0 हो गया, टोटल अगर टॉर्क 0 कह दिया यानी क्या हो गया, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अगर ये दो चीज अगर 0 हो जा रहा है, अगर किसी सिस्टम पे फोर्स भी 0 है टॉर्क भी 0 है, मतलब वो सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। जैसे हम समझते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दें, यहाँ पे समझिए कुछ रखा हुआ है और इस पे रखा हुआ एक रॉड इस तरह से, जिसका मास m है और इसका जो लेंथ है वो कितना है, l है। अब आपसे पूछ दे कि नॉर्मल फोर्स यहाँ पे A और B पे जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या होगा, तो देखिए रॉड जो है वो तो रोटेट नहीं कर रहा है, रॉड रोटेट तो कर नहीं रहा है, मतलब ये जो रॉड है वो आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा और रोटेशनल में भी, कि नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0। अब देखिए अगर देखिए हम पहले तो FBD बनाएंगे, ऊपर में लग रहा है NB, यहाँ क्या लग रहा है NM, और नीचे इससे क्या लग रहा है MG, क्या लग रहा है MG। तो ट्रांसलेशनल फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए मतलब ये तो एक्सीलरेट कर नहीं रहा है, तो नॉर्मल जो ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उसका सम जो होगा, मतलब दोनों ऊपर लग रहा है और ये दोनों जो है आपका कितना लग रहा है नीचे, तो इसका सम होगा mg के बराबर, यानी इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए दो अननोन है और एक इक्वेशन है, पॉसिबल नहीं है कि हम सॉल्व कर लें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या रोटेशनल, कौन सा लाएंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नेट टॉर्क क्या होता है, किसी के अबाउट 0 कर देंगे। मान लीजिए हम इसी के अबाउट 0 लिख दें, मतलब रोटेट नहीं कर रहा है, मतलब जितना क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। मतलब मान लीजिए कि हम किसी एक के अबाउट हम क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, बी के अबाउट 0 लिख देते हैं, तो इसके अबाउट टॉर्क होगा, इसके अबाउट टॉर्क निकाला है, नेट टॉर्क इसके अबाउट, तो इसके अबाउट इस जो ये फोर्स लग रहा है इसी लाइन से पास हो रहा है, तो इसका तो टॉर्क होगा नहीं, टॉर्क हुआ किसका, mg का। तो mg इसको नचाना चाहेगा इस तरह से और ये नचाना चाहेगा इस तरह से, यानी ये नचाना चाह रहा है उसको क्लॉकवाइज और चाह रहा है उसको एंटी। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा हो, बैलेंस कर रहा हो। तो नेट टॉर्क लिखेंगे mg और ये टोटल लेंथ l है, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना हो जाएगा l/2, तो लेंथ कितना लिखा गया l/2। अगर इसका टॉर्क हम लोग माइनस में लिए हैं तो इस nb का टॉर्क क्या होगा प्लस में, क्योंकि ये नचाना चाहेगा ऐसे, आई नचाना चाहेगा इसको ऐसे, एक दूसरे को उल्टा। इसका लिखिएगा तो na और यहाँ से कितना दूर पे है l पे, तो क्या हो जाएगा l इक्वल टू 0, यानी na l इक्वल टू mg l/2, l से l कैंसिल, यानी na इक्वल टू हो गया mg/2। यहाँ से देख रहे हैं कि mg का na का वैल्यू आ गया, अगर na का वैल्यू आ गया तो na का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा तो nb का वैल्यू भी आपका निकल जाएगा, यानी nb कितना आ जाएगा mg/2। ऐसे ये क्वेश्चन तो इजी लिए थे क्योंकि आपको समझाना था, मेरा मेन मकसद। तो समझाने के लिए हम क्या किए थे, क्वेश्चन इजी लिए थे क्योंकि ऑलरेडी इस पे बोल दिया था, इस तरह से था। देख रहे हैं कि दोनों जो रॉड का जो इंड है इस तरह से, मतलब फिक्स है कि जितना स्पेस पे नॉर्मल लग रहा हो इसको बैलेंस कर रहा होगा, मतलब ये आधा आधा लोड क्या कर रहा होगा, दोनों अपना झेल रहा होगा, यही नॉर्मल फोर्स जो होगा ये दोनों इसको बैलेंस कर रहा है। लेकिन सपोज अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी आपको हम दे दे कि मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। मान लीजिए इस तरह का रॉड दे दिया, इस तरह का दे दिया, इस तरह का रॉड है, ठीक है। यहाँ से लेंथ दे दिया है मान लीजिए 2 मीटर दे दिया है और यहाँ से यहाँ का लेंथ है 4 मीटर। अब बोलेगा कि बताइए
इसका मास भी दे दिया है 10 kg। अब बोलेगा कि बताइए Na और Nb का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, फॉर ट्रांसलेशनल इस पे पहले लगा दीजिएगा नॉर्मल किधर लगा है ऊपर, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या लगा है ऊपर। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जो कॉन्टैक्ट के बीच में लगता है ऊपर, और नीचे जो लग रहा है mg, तो mg कहाँ से लगेगा, ये टोटल रॉड का लेंथ है 6 मीटर, कितना 6, तो इसके 3 से क्या लगेगा नीचे लगेगा, यानी क्या mg। mg मतलब मास कितना 10 और g का वैल्यू भी 10 ले लिए तो कितना हो गया 100 न्यूटन नीचे फोर्स लग रहा है। यानी आप देख रहे हैं कि Na प्लस Nb इक्वल टू 100, एक इक्वेशन आ रहा है किससे, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। ट्रांसलेशनल क्योंकि ऊपर में लग रहा है, ये भी ऊपर में लग रहा है, नीचे ही लग रहा है mg, तो दोनों बस। अब रोटेशनल के लिए जब लिखिएगा, यहाँ से यहाँ का दूरी मान लीजिए 3 मीटर है, क्योंकि mg लगता है जब भी तो उसके सेंटर से लगता है, और ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 1, ये वाला कितना दूरी हो जाएगा 1 मीटर। तो अब जब लिखिएगा, मान लीजिए हम नेट टॉर्क A के अबाउट लिख दिए 0, मतलब नेट टॉर्क A के अबाउट निकालना है। तो ट्रांसलेशनल फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए अगर हम देख रहे हैं तो क्या लिखिएगा, इसका Na का टॉर्क तो होगा नहीं, mg का टॉर्क लिखिएगा, तो mg इसको ऐसे नचाना चाहेगा तो क्या लिखिएगा माइनस ऑफ, एक क्लॉक वाइज नचाना चाह रहा है, इसको हम माइनस में ले रहे हैं, तो क्या लिखिएगा 100 इंटू यहाँ से कितना दूरी है 1 मीटर, 100 इंटू यहाँ से दूरी कितना है 1 मीटर, तो क्या लिखिएगा आप वहाँ से आप लिख दीजिए यहाँ से दूरी कितना है 1 मीटर, तो लिख दीजिएगा 1। और फिर जब लिखिएगा किसका Nb का जब लिखिएगा तो Nb और यहाँ से दूरी इसका कितना है 4 मीटर इक्वल टू 0, यानी क्या होगा 100 इक्वल टू Nb इंटू 4, यानी Nb यहाँ से आ गया कितना 25 न्यूटन। तो यहाँ जैसे ही पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा Na कितना आ जाएगा 75 न्यूटन। तो इस तरह से देख रहे हैं सॉल्व हो जाएगा। चलिए कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट टॉर्क थोड़ा देख लीजिए। क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अगर इस तरह का एक रॉड है और ये आपका हिंज है, एक धागा से बांधा हुआ, और ये आपका मास इसका m है और लेंथ l है, तो नीचे इस पे लग रहा होगा mg, फोर्स कितना लग रहा होगा mg, और ऊपर में लग रहा हो यहाँ पे टेंशन लग रहा हो, क्या लग रहा हो टेंशन, यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा। अब कह रहा है कि रॉड रोटेट नहीं कर रहा है, रॉड रोटेट नहीं कर रहा है मतलब टॉर्क क्या हो गया 0। रॉड रोटेट नहीं कर रहा मतलब क्या हो गया टॉर्क 0, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट को ही तो बोलते हैं टॉर्क। 0 है मतलब एक क्लॉक वाइज जितना टॉर्क लग रहा हो उतना ही क्या लग रहा हो एंटी क्लॉक, मतलब जितना एंटी लग रहा होगा उतना ही क्लॉक लग रहा होगा, मतलब जितना इधर से टॉर्क लग रहा है उतना ही इधर से, तभी तो नेट 0 होगा ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं ये mg क्या चाह रहा है, उसको क्लॉक वाइज नचाना, मतलब ऐसे नचाना चाह रहा है, इस रॉड को कैसे नचाना चाह रहा है ऐसे। ये टेंशन क्या चाह रहा है, उसको ऊपर की तरफ ऐसे नचाना, एंटी क्लॉक वाइज। तो अब जैसे ही टॉर्क लिखिएगा, यानी mg का टॉर्क इधर क्या लग रहा है mg, ऊपर में लग रहा है टेंशन, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा होगा बैलेंस। तो mg का टॉर्क इसके अबाउट कितना लगेगा, यहाँ इसी के अबाउट है नेटवर्क 0, तो क्या लिख दिए mg इंटू l/2, कितना दूरी पे l/2 हो गया, अब प्लस टेंशन यहाँ से कितना दूरी पे है l, t इंटू एल, एल से एल कैंसिल हो गया, यानी टेंशन क्या हो गया mg/2। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। यदि स्ट्रिंग टूट जाए तो रॉड में जो O के अबाउट रोटेट करेगा, तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर अब पूछ दे आपसे किसी क्वेश्चन में, देखिए समझिए इसको, अगर इसी में पूछ दे कि यदि स्ट्रिंग टूट जाए, अगर स्ट्रिंग टूट जाए और रॉड O के अबाउट रोटेट करने लगे, जो आप अभी देख रहे थे रॉड, वो हम बोल रहे हैं कि अगर टूट जाए और रॉड O के अबाउट रोटेट करने लगे तो अब क्या होगा। तो जो रॉड दिख रहा है O के अबाउट ऐसे रोटेट करने लगे तब क्या होगा, तो उस समय एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन नेट टॉर्क इक्वल टू क्या लिखते हैं आई अल्फा। तो देखिए टॉर्क क्या लिखिएगा, तो सिर्फ इसका तो टॉर्क होगा नहीं, mg का भी टॉर्क नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि धागा एकदम लूज हो गया, वहाँ टेंशन तो होगा नहीं। तो टॉर्क किसका होगा, सिर्फ टेंशन का तो टॉर्क होगा नहीं, सॉरी mg नहीं, टेंशन का तो टॉर्क होगा नहीं, सिर्फ टॉर्क किसका होगा, क्योंकि धागा तो इसी के बटन घूमेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, बोल दिए यदि स्ट्रिंग टूट जाए, मतलब अगर धागा क्या हो रहा है टूट जा रहा है, मतलब ये धागा जो है यहाँ से टूट जा रहा है, धागा जैसे ही टूटेगा तो ऐसे रोटेट करेगा, तो O के अबाउट क्या होगा रोटेट करेगा, तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। इस तरह से आईटी में पूछेंगे, मेडिकल में नहीं पूछते हैं। तो इसके अबाउट क्या होगा, क्या टॉर्क, तो पहले इसके अबाउट क्या था, टेंशन का तो टॉर्क होगा नहीं, टॉर्क सिर्फ किसके कारण नच रहा है, जैसे टूटा तो नीचे कौन फोर्स लगा रहा है mg, तो सिर्फ किसके कारण नच रहा है mg कारण। तो नेट टॉर्क जो आई अल्फा के बराबर होता है, तो टॉर्क क्या लिखिएगा mg इंटू यहाँ से कितना दूरी पे है l/2,
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कितना होता है ml² 3 इंटू अल्फा। एक एल सेल कट गया, यानी अल्फा क्या हो गया यहाँ से निकाल लीजिएगा 3mg, m से m कैंसिल 3g/12, इस तरह से आ गया आपका। यानी इस तरह से मतलब क्या करना है कि अगर किसी के अबाउट टूट गया और किसी के अबाउट नचने लगा, तो जिसके अबाउट नचेगा उसके अबाउट टॉर्क को क्या कर देंगे हम I अल्फा के बराबर कर देंगे। ये जो अभी कुछ देर पहले जो मैंने क्वेश्चन देखा है, सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आप देख रहे हैं नीट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट 2013। आप आराम से पढ़ ले, ऑलरेडी मैं सोल्यूशन कर दिया है, आप उसको देख लें। जो ऑप्शन जिसका आया था आप देखे ही हैं, जो 3g/12, इस तरह से आपका ऑप्शन सी, आप देख लीजिए उसको। मतलब बोला कि स्ट्रिंग को अगर कट कर देंगे तो बताना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। पहले हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग कटा हुआ नहीं रहेगा तो उस समय क्या है कि नेट टॉर्क 0 होगा, यानी mg का टॉर्क और टेंशन का टॉर्क क्या करेगा, बैलेंस करेगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग को काट देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये इनिशियल वो बताना है। तो हम लोग बस टॉर्क किसके बराबर कर देना है, I अल्फा के बराबर, यहाँ से निकाल लेना है। कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए नीट 2015 में पूछे थे, ठीक है, नीट 2015 का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि ये फोर्स लग रहा है इतना, इस पे फोर्स दे दिया, इस क्वेश्चन में क्या है फोर्स दे दिया है और पोजीशन वेक्टर दे दिया है। कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। अभी तो मैंने एंगुलर मोमेंटम नहीं देखा है, समझ जाइए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, मतलब नेट टॉर्क क्या है 0, और नेट टॉर्क 0 होगा तो टॉर्क का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं R×F। आप यहाँ से लगा दीजिए और I कैप, J कैप, K कैप लिख दीजिए। R दिया हुआ कितना 2, J के बल वाला -6 और K के बल वाला -12, और इसकी जगह पे अल्फा और इसकी जगह पे 3 और इसकी जगह पे क्या रख दिया 6, मतलब I के बल वाला के यहाँ लिख दिए, J के बल यहाँ लिख दिए और K के बल यहाँ लिख दिए। और इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए निकाल के डिटर्मिनेंट सॉल्व करके, और यहाँ से आप अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिएगा। और जो आंसर आएगा वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट करो ज़्यादा, आप खुद से सॉल्व करो और रिप्लाई करो। कब आओगे कब आओगे, तो आप लोग को बेचैनी तो जरूर होगा क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, मैं इसलिए थोड़ा सा सॉन्ग सुना दिया है। चलिए, जेईई मेंस का जो 2019 का क्वेश्चन जो है, जो जनवरी में हुआ था, उस पेपर को हम देख रहे हैं, ठीक है। और उसका क्वेश्चन जो देखिए, अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट पे है, मतलब नीट जो भी आपको पढ़ा है उसी पे दे रहा है आपको क्वेश्चन। एक एल शेप का ऑब्जेक्ट है, एल शेप का ऑब्जेक्ट है, देखिए नीट में रिपीट कर सकता है इस बार, इसलिए इसको पढ़ के जाएं। एक एल शेप का ऑब्जेक्ट है, देखिए बहुत एनालिसिस के बाद दोनों को कॉमन करके ही हम क्वेश्चन को डाल रहे हैं। एक एल शेप का 3 रॉड है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी दे दिया हुआ है, जो लटकाया हुआ है स्ट्रिंग से, इस फिगर में दिखा गया है। ए बी जो है BC के बराबर है, मतलब जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका भी है, ये कह दिया है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि एंगल क्या होगा, यहाँ पे जो थीटा होगा वो थीटा क्या होगा, मतलब tan थीटा के रूप में आपको बताना है। तो देखिए एकदम इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पे जो mg लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है mg, क्योंकि दोनों का मास सेम होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, तो इस पे भी नीचे लग रहा होगा mg लग रहा होगा। अब चलिए देखिए, अब आपको करना क्या है, ये जो इसके अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है, मतलब इसके अबाउट टॉर्क को क्या करना है, इक्वेट कर देना है। इसके अबाउट क्या करना है, टॉर्क को क्या करना है, आपको इक्वेट कर देना है। यानी जो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, इसका टॉर्क और इसका टॉर्क दोनों के आपस में क्या कर दीजिएगा, बैलेंस कर दीजिएगा। अब ये लेंथ कैसे निकलेगा, जैसे आप टॉर्क निकालते हैं तो लिखते हैं ना फोर्स इनटू आर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो देखिए ये जो mg लग रहा होगा तो इस रॉड के कहाँ से लग रहा होगा, सेंटर से लग रहा होगा, रॉड के सेंटर से लग रहा होगा। यानी आपका जो ये जो लेंथ होगा ये हो जाएगा l/2, ये जो आपका लेंथ होगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा l/2, ये l/2 लेंथ है, तो ये वाला लेंथ पता नहीं चल जाएगा कैसे। तो देखिए इस ट्रायंगल में आप देखा जाए, यहाँ पे थीटा एंगल दे दिया हुआ है, l/2 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा l/2 sin थीटा। यानी इस तरह से इसका टॉर्क निकल जाएगा, इसका टॉर्क क्या हो जाएगा आपका mg l/2 sin थीटा। ये तो टॉर्क मान लीजिए, τ1 मान लीजिए, इसका टॉर्क मान लीजिए। अब जैसे इसका टॉर्क निकालिएगा तो आपको कौन सा लेंथ की जरूरत पड़ेगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके आप जो भी है इसका आंसर आप जरूर आप कमेंट में लिखिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ दिया आपके लिए, जिसका आंसर होगा आपका tan थीटा = 1/3, ऑप्शन डी आप देख लीजिएगा। ये वाला आप किसी तरह से निकालने की कोशिश कीजिएगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पहले एंगुलर मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशनल मोशन carried by
ए बॉडी। समझिएगा, जैसे आप लीनियर मोमेंटम पढ़े थे, आपको याद होगा कि उसमें बोलते थे कि अमाउंट ऑफ मोशन कैरिड बाय बॉडी, लेकिन यहां पे क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन कैरिड बाय बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। चाहे ये भी बोल सकते हैं द मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इसको डोनेट करते हैं एल से। किससे डोनेट करते हैं, एल से। चलिए इसको हम समझते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम समझ गए कि रोटेशनल मोशन कैरिड बाय बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का दूसरा डिफिनेशन क्या बोलेंगे, जैसे लीनियर मोमेंटम को क्या बोलते थे, मास इनटू वेलोसिटी बोलते थे ना, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम को हम क्या बोलेंगे, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, जिसको एल से रेट करते हैं। जैसे देख लीजिए, ओ के अबाउट आपसे पूछ देगा, अगर ये मास का बॉडी है वी वेलोसिटी से जा रहा है, आपको पूछ रहा है कि ओ के अबाउट, इसके अबाउट बताइए कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो ओ के अबाउट होगा वो क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर इनटू पी। अगर इसके बीच का एंगल थीटा है, इस पोजीशन वेक्टर को आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा आर, यानी भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भी और मतलब इसमें मोमेंटम, जो पी का जो डायरेक्शन होगा मोमेंटम का, पड़े होइएगा मास इंटू वेलोसिटी, जिधर वेलोसिटी होगा उधर पी होगा। तो पी इधर है, पोजीशन वेक्टर इधर है, तो इसके बीच में ये थीटा है अगर, तो ये भी क्या होगा, थीटा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा तो क्या होगा, आर पी साइन थीटा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको जब लिखना चाहिएगा तो क्या लिख सकते हैं, पी आर, पी को लिख सकते हैं एम भी साइन थीटा, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं एम भी और आर साइन थीटा। यानी आप डायरेक्ट इसको एक और फार्मूला लिख देंगे मोमेंटम का कि एम भी इंटू आर परपेंडिकुलर, मतलब डिस्टेंस कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर वाला। मतलब यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर, यानी ए आर है, या थीटा है, तो क्या होगा आर साइन थीटा। तो हम ए वाला डिस्टेंस का यूज करेंगे। तो इस तरह से आप समझ गए कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। अगर पूछ दे कि इसका वैल्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड आप क्या लिख दीजिएगा, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। मतलब इस तरह से डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट अगर पूछ दे कि ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ एल मतलब एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा, तो मास का क्या होता है केजी, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर, इसका लिखिएगा था मीटर पर सेकेंड, और मास का क्या होता है केजी, लेंथ क्या होगा मीटर, यानी क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरह से अगर डायमेंशन पूछ दें कि डायमेंशन क्या होगा, तो मास का क्या लिखिएगा, एम मीटर है मतलब डिस्टेंस, यानी एल के स्क्वायर बाई टी, यानी क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर, टी ऊपर में जाएगा तो -1। इस तरह से एल का ये डायमेंशन फार्मूला हो गया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। मतलब आप लोग समझ गए कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम किसी का भी निकालना हो तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आराम से इसको भी समझ लीजिए। क्या कर रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट निकालना है, किसके अबाउट, ओ के अबाउट। देखिए इसे वहां पे वो पॉइंट है और इसका यहाँ से पोजीशन वेक्टर दे दिया है आर, ये मास के बड़ी है वी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू वी। देखिए अब हम लोग जानते हैं एल एंगुलर मोमेंटम का आर क्रॉस पी, और आर को आर क्रॉस ही छोड़ दिए पोजीशन वेक्टर, और पी को लिख दिए एम इंटू वी। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए, यानी आप इस तरह से लिख सकते हैं एल एम आर वी डैश। यहाँ डैश क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब जहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ मोशन ऑफ फ्रॉम ओ, मतलब ओ से जो आपका जो मोशन हो रहा है उस लाइन का ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, दूरी हो गया। याद रखना है हमको कि जब भी डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। अब देखिए ये जो एल का जो डायरेक्शन होगा, मतलब मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो क्या है आपका, आर पे भी और वी पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। आप समझ सकते हैं कि एल जो है वो क्या है, आर क्रॉस एम वी है। तो यहाँ पे एम तो स्केलर है, यानी आर क्रॉस वी है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी वेक्टर, जैसे मान लीजिए सी है, ए क्रॉस बी है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो सी पे ही परपेंडिकुलर होगा, और क्या होगा, बी भी क्या होगा, उस पर परपेंडिकुलर ही होगा। तो इसलिए बोला है कि एल का जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू, तो हो जाएगा आर एंड वी के, मतलब आर और वी के क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब देखिए रोटेटिंग बॉडी होगा अबाउट एक्सिस, तब उसको हम क्या लिखेंगे, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है क्या होता है, आई ओमेगा। ये आया कैसे, इस चीज को हम समझते हैं। एंगुलर मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला देखने जा रहे हैं क्या होगा, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस। अगर किसी दिया गया एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर मान लेंगे और यहाँ से एक डीएम मास का कुछ स्ट्रिप काट लेंगे, यानी डीएम मास। यहाँ से अगर दूरी आर है
तो इस तरह से हम जान रहे हैं कि ये घूम रहा हो कितना से, v वेलोसिटी से, ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो v इक्वल टू क्या होगा, r ओमेगा, इस तरह से। यानी आप जो लिखिएगा एंगुलर मोमेंटम लिखिएगा अगर ओ पॉइंट के अबाउट, तो क्या लिखिएगा आप, डायरेक्ट क्या लिखिएगा, डी ऑफ एल एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखिएगा। तो क्या लिखिएगा, मास क्या है, छोटा, यानी डी एम, मास की जगह पे इतना रख दिए और v की जगह v रख दिए और r की जगह पे यहाँ से परपेंडिकुलर जो दूरी था वो ले लिए। हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, तो क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, डी एल नॉट इक्वल टू डी एम और v की जगह पे r ओमेगा इंटू आर, यानी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डी एम इंटू ओमेगा, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को जानते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, डी एल नॉट, तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, तो आर स्क्वायर डी एम और इंटू ओमेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एल, एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट, और इसको हम बोल सकते हैं आई, इसके एक्सिस के अबाउट, यानी आई ऑफ एक्सिस। जानते हैं आप आई इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर, तो छोटा मास था डी एम, यानी हो गया ओम, यानी क्या हो गया, एल एक्सिस इक्वल टू आई ओमेगा, एल एक्सिस इक्वल टू आई ओमेगा। देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, तो याद रखने का आसान तरीका है, हम लोग उसमें मोमेंटम में पढ़े थे P इक्वल टू एम इंटू वी, सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया, एम किससे हो गया आई और वी किससे हो गया ओमेगा। इस तरह से आपको याद रख लेना है, इस तरह से क्या करना है, याद कर लेना। देखिए आपको 1 सेकेंड में हम याद करा देंगे। यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स पढ़े थे, लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशनल में पढ़े थे, ट्रांसलेशनल में, तो रोटेशनल में क्या हुआ, यहाँ एक्स थीटा से हो जाएगा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी पढ़े थे तो यहाँ ओमेगा हो जाएगा, यहाँ पे भी इक्वल टू लिखते थे डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ पे ओमेगा लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पे हम लोग जो मास पढ़ते थे वहाँ पे हम लोग मास को क्या पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हम लोग ए पढ़ते थे तो वहाँ पे अल्फा पढ़ते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन, यहाँ पे लीनियर एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन। यहाँ पे ए इक्वल टू डी बी बाई डी टी लिखते थे, तो वहाँ पे अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी लिखेंगे। अब हम आपसे पूछ दें, और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते थे, पी पढ़ते थे मोमेंटम, तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एल पढ़ते थे। अब आपको बोल दे कि पी का फॉर्मूला क्या होता था, एम इंटू वी, सेम उसी तरह से उसमें एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम के जगह पे हो जाएगा आई, यानी जैसे मास था उसी तरह से वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और वी के जगह पे क्या हो जाएगा ओमेगा। सेम उसी तरह से फोर्स इक्वल टू, यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ते थे, तो वहाँ पे फोर्स जो था, वहाँ पे फोर्स क्या बन गया, टॉर्क बन गया, तो यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू क्या पढ़िएगा, आई अल्फा पढ़िएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे अगर आपसे बोल दें कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते थे, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वहाँ पे क्या लिखिएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखिएगा, हाफ एम की जगह पे आई और वी की जगह पे ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से, हम इसको नेक्स्ट जो है और भी इस पर बहुत तरह चीज़ बताएंगे आपको। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन है उस रिलेशन को देखने जा रहे हैं किसके साथ, टॉर्क के साथ। तो जैसे हम क्या डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क अप्लाइड, इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड। मतलब आप उस चीज़ को याद कीजिए, आप कभी पढ़े थे एफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, याद होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सेम उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉर्क जो होगा, टॉर्क फोर्स क्या बन गया टॉर्क, और पी क्या बन गया एल बाई डी टी। यानी हम क्या पढ़ें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में किस रेट से बदलाव हो रहा है, मतलब डी एल अपॉन डी टी जो होगा वो क्या होगा, टॉर्क के बराबर हो जाएगा। तो वही वाला इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड, जो टॉर्क अप्लाई होगा उसके बराबर हो जाएगा। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, इसको आप आगे बढ़ाइएगा, जिसे सेकेंड लॉ से वहाँ बोलते थे कि एफ इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब फिर इसको आगे बढ़ाए थे, एम वी अपॉन डी टी लिखे थे, और यहाँ से एम बाहर निकाल दिए थे, डी वी बाई डी टी, और इसको हम लिख दिए थे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सेकेंड लॉ से वहाँ से फोर्स आ गया था, सेम यहाँ भी सेकेंड लॉ लगा देंगे, और हम एल को क्या लिख सकते हैं, आई ओमेगा। जानते हैं आप लोग एल इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा अब बाई डी टी, तो आई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी ओमेगा बाई डी टी। तो क्या इसको लिख सकते हैं, आई अल्फा। तो नेट टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, आई अल्फा। एक फार्मूला ये भी याद रख लेना है, नेट टॉर्क का फार्मूला हो गया आई अल्फा, मतलब टॉर्क का फार्मूला आई अल्फा। ये हो गया इस तरह से।
जैसे वहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या पढ़ते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन। सेम मास के जगह पे हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा के जगह पे क्या हो गया, लीनियर एक्सेलरेशन। एंड इस तरह से चलिए इसको थोड़ा समझ लीजिएगा आप, बिल्कुल उसी लैंग्वेज को लिख दिए हैं। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। बहुत सारा एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, मतलब एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है। कह रहा है फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी विथ n पार्टिकल्स, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो सिस्टम का होगा क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। मतलब जो टोटल अगर एंगुलर मोमेंटम जो हम बोलेंगे उस सब का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा, वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम बोलेगा तो उसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। अगर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो इधर क्या हो जाएगा, डी एल ओमेगा बाई डी टी, डी एल ओमेगा बाई डी टी। तो यही जो डी एल ओमेगा बाई डी टी है इसी को तो हम नेट टॉर्क बोलते हैं ना, यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क, मतलब रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। इस तरह से लिख दिए हम, बस उसी चीज को आपको हम बता दिए। यही न्यूटन सेकेंड लॉ था। न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर पार्टिकल ऑफ सिस्टम के लिए क्या बोला कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द, जो भी सिस्टम होगा जो पार्टिकल पे लगेगा वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। मतलब सेकेंड लॉ बोला कि नेट टॉर्क एक्टिंग ड्यू टू एक्सटर्नल जो भी होगा आपका, जो भी इन पार्टिकल सिस्टम का जो नेट टॉर्क जो होगा, जो क्या होगा, किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। एंगुलर मोमेंटम जो होगा सिस्टम में जो बदलाव आएगा किस रेट से होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा। कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। मतलब क्या है कि यदि एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज इक्वल टू 0, अगर बाहरी टॉर्क नहीं लग रहा है, मतलब रोटेट नहीं कर रहा है, यानी बाहरी टॉर्क नहीं लग रहा है, नेट टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, रिमेन कंजर्व। अभी आप लोग पढ़े हैं कि dl अपॉन dt किसके बराबर होता है, नेट टॉर्क के बराबर। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी चेंज इन टॉर्क, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू नेट टॉर्क। और चेंज इन मतलब क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम इक्वल टू टॉर्क। अगर नेट टॉर्क अगर 0 है, मतलब टॉर्क का वैल्यू क्या होगा 0, तो एल आई माइनस एल एफ बाई टी इक्वल टू 0, यानी एल आई माइनस एल एफ इक्वल टू 0, यानी एल आई क्या होगा, एल एफ के बराबर। मतलब एंगुलर जितना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वो फाइनल के बराबर हो जाएगा। इस तरह से समझ सकते हैं। मतलब बाहरी अगर टॉर्क, मतलब नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज इक्वल टू 0, देन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए दोनों थोड़ा सा हम लीनियर मोमेंटम को इसको इक्वेट करते हैं। देखिए हम लोग पढ़े हैं इस चीज़ को कि मोमेंटम कंजर्व रिमेन कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व रहता था, इसको देखिएगा जो ग्रीन घेरे हैं इस बीच को। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0, बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, हम लोग जानते हैं बाहरी फोर्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे ये फोर्स 0 कब होगा, ये वाला 0 कब होगा, जब ये वाला वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। मतलब अगर फोर्स एक्सटर्नल 0 है, मतलब मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज 0, अगर बाहरी जो टॉर्क जो है 0 लग रहा है, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। मतलब अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू क्या पर है, dl अपॉन dt। ये अगर कांस्टेंट होगा तो अभी तो ये 0 होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी इस तरह से आप लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं ये क्या है आपका, l कांस्टेंट हो गया, l क्या हो गया, कांस्टेंट। l का मतलब होता है आई ओमेगा, यानी आई ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते। देखिए इस एग्जाम्पल से समझेंगे। एक यहाँ पे समझ लीजिए कि एक टॉय या चाहे मान लीजिए कि एक गर्ल है जो क्या करे, अपने हाथ फैलाकर और डांस कर रही है। हाथ फैलाकर डांस कर रही है, इस समय इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। यही हाथ को डाउन कर लिया, नीचे कर लिया,
तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो गया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आपसे पूछें तो किसका ज़्यादा होगा, तो आई डैश का ज़्यादा होगा किससे, आई से। क्यों ज़्यादा होगा, तो क्योंकि यहाँ पे मास दूर तक फैला हुआ है, यहाँ मास क्या हो गया, कम दूर तक फैला हुआ है। हम लोग जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, md², यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन जितना दूर तक होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, यानी इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। अब आदमी नचते नचते में हाथ को क्या कर लिया, नीचे कर लिया। अभी ओमेगा नट से मतलब ये घूम रहा था, अब क्या हुआ, हाथ को जब नीचे डाउन कर लिया तब उसका एंगुलर मोमेंटम मतलब जो नच रहा था उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा। खुद आप सोच के देखिए, जब कोई डांस करते रहता है और अचानक हाथ को नीचे कर देता है तो उसका क्या हो जाएगा, स्पीड और क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप खुद अगर पंखा में से 3 को ब्लेड लगा हुआ है, अगर ब्लेड तीनों को खोल दीजिए तो पंखा का जो रहता है वो क्या होगा, और तेज़ी से नचने लगेगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओमेगा जो होगा ओमेगा डैश से क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन ये तो लॉजिकल हम बता दिए, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हाथ जो है आदमी खुद अपना डाउन किया है, मतलब उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, वो इंटरनल फोर्स के कारण हुआ है। तो इसमें एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियल होगा वो एंगुलर मोमेंटम फाइनल के बराबर होगा। तो इनिशियल क्या है, आई डैश ओमेगा नॉट, इसमें क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, मतलब आई ओमेगा, आई इनिशियल, एल जो भी एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, मतलब एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। तो इसको क्या लिखिएगा, आई डैश ओमेगा नॉट इक्वल टू आई ओमेगा। तो ओमेगा जो लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, आई डैश बाई आई इंटू ओमेगा नॉट। तो आप खुद देखिए कि इसका जो वैल्यू होगा वो 1 से ज़्यादा आएगा। देख लीजिए 1 से ज़्यादा आएगा, मतलब ये 1 से ज़्यादा है, मतलब ये वैल्यू मान लीजिए 2 होगा तो क्या ओमेगा जो है पहिलका से 2 गुना हो गया। तो इस तरह से नहीं हो रहा है, 1 से ज़्यादा है, ये जो वैल्यू देख रहे हैं क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो ये यहाँ ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई में है तो ये ओमेगा क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, यानी क्या होगा, हाथ जैसे नीचे करेगा तो और तेज़ी से नचेगा। चलिए इसको आप समझिएगा बहुत अच्छे से। कह रहा है कि अगर इसमें दे दिया है कि अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि जैसे आपका एक डिस्क है, ये नच रहा है, इस पे एक आदमी है अपना हाथ फैलाया हुआ है, इस तरह से ये नच रहा है एक्सिस के अबाउट। तो कह रहा है सपोज करे कि कोई आदमी सेंटर पे खड़ा है, सेंटर पे क्या खड़ा है और अपन उसके हाथ के दोनों जो है, दोनों जो ब्लॉक है, यदि आदमी हाथ अंदर बाहर करता है, हाथ में जो दोनों ब्लॉक जो रखा हुआ है, कोई ब्लॉक यहाँ पे जो रखा हुआ है उसको अंदर और बाहर करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। आप खुद सोचिए कि ये जो हाथ है उसको अप डाउन करेगा तो यहाँ मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, घटेगा, यानी डिस्टेंस क्या होगा जो है वो घटेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, घटेगा, यानी चेंज होगा। चूंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, क्योंकि बाहरी कोई फोर्स है नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, मतलब समझ जाइए कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, मतलब आई ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब हाथ बाहर फैलाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा और ओमेगा क्या होगा, घटेगा। याद रखना है कि जहाँ हाथ नीचे किया मतलब उसका स्पीड बढ़ गया, जहाँ हाथ नीचे किया स्पीड उसका बढ़ गया। तो इस तरह से याद रखना है कि हाथ फैलाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा और ओमेगा क्या होगा, घटेगा। तो प्लीज़ इसका जो नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें थ्योरी बताया बहुत सारा। नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस से टोटल के टोटल उसमें अपलोड किए रहेंगे और उसके हर एक कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर करेंगे और पूरा रोटेशन को, ट्रांसलेशनल को हम एक साथ कंपेयर करके और मात्र 10 मिनट में आपका टोटल के टोटल रोटेशन को याद करवा देंगे। क्योंकि अभी तो मैं एक थ्योरी टाइप के पूरा आपको दे दिए हैं और जो नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड कर रहे हैं वो एकदम VBI रहेगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कैसा लगा वीडियो वो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें।